लालची जलेबी वाला। एक गांव में एक जलेबी की दुकान थी। दुकान का मालिक था सुरेश। सुरेश बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां बनाता था। लोग दूर दूर से उसके वहां जलेबी खाने आते थे। इस तरह उसकी खूब कमाई होती थी। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ गई वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता रहा। कई बार तो उसकी जलेबियां खत्म हो जाती, लेकिन ग्राहक आते ही रहते। ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन मुझे अकेले संभालने में दिक्कत हो रही है। एक दो कारीगर रख लेता हूँ, वो जलेबी बनाएंगे और मैं बस पैसे इकट्ठे करूँगा। अब सुरेश सिर्फ गल्ले पर ही बैठने लगा। उसने एक छोटा सा चुंबक अपने तराजू के नीचे भी चिपका दिया, जिससे कि कम जलेबियों से भी ज्यादा पैसे मिले। आधा किलो जलेबी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इतनी सी? ये तो कम लग रही है। कम नहीं है, तुम्हारे सामने ही तो तोल रहा हूँ। पूरी है, ले जाओ। इस तरह सुरेश ज्यादा पैसे कमाकर खूब अमीर हो गया और मोटा लाला बन गया। उसने जलेबियों के साथ साथ समोसे और पकौड़े बेचने भी शुरू कर दिए। एक लड़की पिंकी उसकी दुकान के आगे से रोज निकलती और वहां रुककर जलेबी खुशबू लेती थी। वो गरीब थी, इसलिए कभी जलेबी नहीं खरीद पाती, पर वहां खड़े होना उसे अच्छा लगता था। जाओ यहाँ से, क्या करने आती हो यहाँ पर? कभी कुछ खरीदती तो हो नहीं, जाओ भागो। एक दिन पिंकी की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। बेटा, ये 10 रुपए हैं, ये ले और जाकर जलेबियां खा ले। पिंकी खुशी खुशी दुकान पर पहुंची, यह सोचकर कि आज तो वह जलेबी खाएगी। हाँ लड़की, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दो। लाओ दो और जाओ यहाँ से। पर पहले जलेबी दो। ये तो जो रोज तुम यहाँ जलेबी की खुशबू लेती थी, ये उसके पैसे हैं। अगर जलेबी खानी है तो और पैसे लेकर आओ। ये सुनकर पिंकी उदास हो गई। पास ही खड़े एक पुलिस वाले ने ये सारी बात सुन ली। तुम इतनी छोटी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? इसे जलेबी क्यों नहीं देते? साहब, आपको पता नहीं, यह तो रोज जलेबी की खुशबू लेती थी यहाँ पर। ओह, तो ठीक है, मुझे भी तो जलेबी की खुशबू आ रही है। मुझे भी इसके पैसे देने होंगे। मैं भी पैसे देता हूँ। पुलिस वाले ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उसको हिलाते हुए सुरेश को उसकी हवा करते हुए बोला, मिल गए तुम्हें 10 रुपए। अरे साहब, आप तो मजाक कर रहे हैं। जलेबी की खुशबू के बदले पैसों की हवा, हुआ ना हिसाब बराबर। सुरेश यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया। सीख, लालची व्यक्ति कभी न्याय नहीं कर पाता। रामू और श्यामू सुंदर नगर में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक साथ ही कॉलेज आते, क्लास में पढ़ते और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ बैठकर ही खाना खाया करते थे। वो दोनों बहुत ही पेटू और शरारती किस्म के लड़के थे। उन्हें हर काम करते हुए खाने का ही सूझता था, और खासकर खाते हुए तो वो लोग बहुत ही शरारत किया करते थे। एक दिन जब इतिहास के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी श्यामू को कॉलेज की कैंटीन से समोसे बनने की खुशबू आती है। उसने रामू को इशारा करते हुए कहा, अरे रामू, देख तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और यहाँ पे पता नहीं इतिहास का पीरियड कब खत्म होगा। अरे हाँ हाँ श्यामू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। उन्हें आपस में बात करते देख इतिहास के टीचर ने पूछा, अरे रामू श्यामू, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्लास में बैठे हो या पार्क में? चुपचाप बैठो। अरे सर मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, जाओ निकलो यहाँ से दोनों। दोनों बड़ी खुशी खुशी क्लास से बाहर चले जाते हैं और सीधा कैंटीन में पहुँचते हैं। कैंटीन के मालिक जगतार उन्हें देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने कारीगर से कहते हैं, अरे छोटू, आ गए दोनों भुक्खड़, देख तो क्या खाएंगे ये। रामू और श्यामू समोसे खाने के लिए मांगते हैं, और देखते ही देखते वो काफ़ी सारे समोसे चट कर जाते हैं, और वहाँ बाकी खड़े लोग सभी उन्हें देखते रहते हैं। तभी एक लड़का जगतार से कहता है, अरे चाचा, क्या करते हो आप भी? आज भी ये दोनों सारे समोसे खा गए। अरे बेटा, मैं तो इनसे खुद दुखी हूँ, क्या करूँ? तभी वो लड़का जगतार के कान में कुछ बात कहता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, कल ऐसा ही करूँगा।
अगले दिन जैसे ही रामू श्यामू कैंटीन में आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक टेबल पर नूडल के भरे भरे 2 बाउल पड़े थे। अरे चाचा, ये क्या है चुनौती, हमें भी बताओ। अरे आओ आओ बेटा, ये खास लगता है तुम दोनों के लिए ही है। अरे भाई, जो ये 2 नूडल के बाउल 2 मिनट में खा जाएगा उसे मैं पूरे साल भर कैंटीन में मुफ्त खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे चाचा, बस इतनी सी बात, और अगर नहीं खा पाए तो? अरे भाई, तो क्या, तो उन्हें साल भर के पैसे देने होंगे। रामू और श्यामू एक दूसरे को देखते हैं और चुनौती स्वीकार करने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रामू श्यामू नूडल्स खाने लगते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि नूडल्स के नीचे तो काफी सारी मिर्च वाले नूडल भरे हुए थे। वो दोनों मिर्च लगने के कारण चिल्लाने लगते हैं, अरे हाय हाय, मर गया इतनी मिर्च, हाय को पानी पीने को दो, हाँ पानी दो भाई, अरे जल्दी पानी दो। तभी कैंटीन मालिक जगतार कहता है, अरे छोटू, दे इनको पानी दे, और साथ में 1 गिलास दूध का भी दे। और हाँ बेटा, तुम्हारे 2 मिनट हो गए पूरे और नूडल रह गए अभी अधूरे। चलो चलो उठो, मुंह साफ करो और 1 साल के खाने के पैसे दो। रामू और श्यामू को शर्त के अनुसार खाने के पैसे देने पड़ते हैं और दोनों कान पकड़ते हैं कि कभी किसी के साथ शरारत नहीं करेंगे और खासकर किसी को खाने पीने के लिए तो बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। बांस चिकन बिरयानी वाला। वसीम और जमाल 2 दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। एक ही साथ जंगल में बांस काटने के लिए जाते थे और रोज बांस लाकर बाजार में बेच दिया करते थे। वसीम भाई, आज हम दोनों जंगल के दूसरी तरफ नदी के उस पार जाएंगे। सुना है उधर बहुत बड़ी और लंबा बांस मिलता है। अच्छा जमाल, हम जा सकते हैं, लेकिन अगर नदी में बहाव ज्यादा हो गया तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। अरे वसीम भाई, उससे पहले ही हम आ जाएंगे ना। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसा सोचकर दोनों दोस्त नदी पार करके जंगल के उस पार चले जाते हैं। दोनों मिलकर ढेर सारे बांस काटते हैं। बड़े बड़े लंबे बांस के पेड़ थे, इसीलिए सारे बांस इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में बारिश होने लगी और धीरे धीरे से नदी में पानी का बहाव बढ़ने लगा। जब जमाल और वसीम गांव जाने के लिए नदी के पास आए, भाई जमाल, अब देखो क्या हुआ, नदी में पानी बढ़ गया है। अब हम उस पार नहीं जा सकेंगे। हाँ भाई, हम एक काम करेंगे, बारिश रुकने तक यहीं पर रुकेंगे। लेकिन उस रात को बारिश रुकने की नाम ही नहीं लिया। दोनों एक पेड़ के नीचे जंगल में ही सो गए। जब दोनों सुबह उठे, नदी में पानी कम हो चुकी थी। जब दोनों गांव वापस आए तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन दोनों का घर बारिश की वजह से टूट जाते हैं। अरे वसीम भाई, ये क्या हो गया? अब हमारे पास घर भी नहीं है और खाना पकाने के लिए सामान भी नहीं है। आज से हम क्या खाएंगे? तुम घबराओ मत जमाल, हमारे पास बांस है ना, हम उसी से काम चला लेंगे। जब दोनों बांस बेचने के लिए मार्केट गए, वहाँ पर भी तूफान और बारिश की वजह से सारे दुकान बंद थे। उन दोनों को क्या करना था समझ में नहीं आया। तभी वसीम ऐसा बोला, जमाल, हम एक काम करेंगे, हम इस बांस में बांस की बिरयानी बनाएंगे। घर में जो कुछ भी बचे चावल और सामान है ना, हम उसी से बिरयानी बनाकर खाएंगे। चलो। आइडिया आते ही जमाल और वसीम बांस की बिरयानी बनाने में लग जाते हैं। बांस में चावल, चिकन, मसाले डालकर आग पे सेकने लगे। कुछ देर के बाद जब बांस पूरी तरह जल गई, तब वसीम और जमाल बांस में से बिरयानी निकालकर खाते हैं। अरे वाह वसीम, बिरयानी तो स्वादिष्ट है, लाजवाब है। जमाल, मैंने बिरयानी बनाना मेरे दादा से सीखा है। वसीम भाई, वैसे भी बारिश की वजह से हम बांस बेच तो नहीं सकते, क्यों ना हम बांस का बिरयानी बनाकर बाजार में बेचें? ऐसा सोचे और तुरंत बाजार में एक बांस की बिरयानी बनाने वाली ठेले को खोलते हैं। उनका स्वादिष्ट बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है। वहाँ पर खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अरे वाह भाई, आपका बांस की बिरयानी का तो जवाब ही नहीं है। कुछ ही महीनों में वसीम और जमाल मार्केट में अपना एक होटल भी खोलते हैं और खूब पैसे कमाने लगे।
तोप की पानीपुरी चैलेंज, कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके दो पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोलें? हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही शाम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। आइसक्रीम की खेती। ये कुछ साल पहले की बात थी। कमला और विमला करके दो दोस्त रहा करते थे। विमला के पति बहुत बड़े व्यापारी थे और उसके पास बहुत पैसे थे। लेकिन कमला का पति कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। इसीलिए कमला गांव के घरों में छोटी मोटी काम करके उसकी बेटा विनोद का पालन पोषण देखती थी। विमला का एक ही बेटा था, राहुल। वह बहुत घमंडी था। एक दिन राहुल विनोद के पास आया। क्यों रे भिखारी विनोद, क्या कर रहा है इधर? मालूम है मैं आज शहर जा रहा हूँ। मेरे पापा मुझे आइसक्रीम खिला रहे हैं। तू तो यही रह के मूंगफली खाना। हा 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 हा। विनोद राहुल की बातें सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसको भी आइसक्रीम खाने के लिए बहुत मन करता था। उसने अभी तक एक बार भी आइसक्रीम नहीं खाया, क्योंकि उसकी माँ के पास घर चलाने के लिए ही पैसे नहीं बचते थे। जब विनोद घर पहुंचा, उसके माँ से ऐसा बोला, माँ मुझे कल ही तुम शहर ले जाके आइसक्रीम खिलाना। बेटा
तुम तो जानते हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं अगले महीने कुछ न कुछ करके शहर लेके जाऊंगा। तुम हर बार यही कहते हो माँ। मैं नाराज हूँ तुमसे। तुम कुछ नहीं करते हो मेरे लिए। ऐसा बोलकर विनोद वहाँ से चला जाता है। लेकिन कमला को अपना बेटा ऐसा बोलने पर बहुत बुरा लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक एक वृक्ष देवता प्रकट हो जाते हैं। कमला वृक्ष देवता को देखकर हैरान हो जाती है। बेटी, तुम घबराओ मत। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी दुविधा मैं समझ सकता हूँ बेटी। ये लो, ये जादुई बीज है। इसे तुम अपने घर के सामने ही बो देना। अगले ही दिन तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ दिखेगा। फिर तुम विनोद को जितना चाहे उतना आइसक्रीम खिला सकते हो। धन्यवाद प्रभु। जैसा ही वृक्ष देवता ने कहा, कमला उस बीज को अपने घर के सामने ही बो देती है। अगले दिन सुबह जब विनोद उठकर बाहर आया तो वह उस जादुई आइसक्रीम के पेड़ को देखकर चिल्लाने लगा। उस पेड़ पर तरह तरह के आइसक्रीम थे। विनोद खुशी से पागल हो गया। माँ, ये देखो, यहाँ पर एक आइसक्रीम का पेड़ है। जल्दी बाहर आओ। जैसे ही कमला बाहर आई तो जादुई आइसक्रीम का पेड़ देखकर बहुत खुश हो गई। बच्चे खुशी से पागल हो गए और तरह तरह के आइसक्रीम खाकर मजा लेने लगे। ये सब देखकर वृक्ष देवता फिर से कमला के सामने प्रकट हो जाते हैं। कमला, मैं तुम्हारी अच्छा दिल देखकर प्रसन्न हुआ। तुमने सिर्फ विनोद को ही नहीं, सारे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए सोची है। इसीलिए ये लो, एक आइसक्रीम का ठेला। ये एक जादुई ठेला है। इससे तुम जितना आइसक्रीम चाहो निकलते ही रहते हैं। इससे तुम अपना व्यापार करना। तब से कमला घरों में काम करना छोड़कर आइसक्रीम का व्यापार करना शुरू कर दिया और अपने बेटे के साथ आराम से जीने लगी। मिर्ची भजिया वाले और समोसे वाले की लड़ाई। कोटलपुर नाम के गांव में श्याम नाम का पकौड़े वाला रहता था। वह पूरे शहर में मशहूर था और बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसके ठेले पे लोग दूर दूर से पकौड़े खाने आते थे। रमन नाम का समोसे वाला उससे बहुत जलता था। श्याम का धंधा तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरे समोसे कोई नहीं खाता। क्यों ना मैं श्याम के पास ही अपना ठेला लगा लूं, ताकि उसके ग्राहक मेरे ठेले पे भी आ जाएं। रमन ने ऐसा ही किया और अपना ठेला श्याम के ठेले के साथ लगा दिया। श्याम को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। रमन, तू यहाँ क्यों आया है? अपनी जगह पर वापस जा। क्यों जाऊं? मेरा ठेला, मेरी मर्जी। और वैसे भी यह जगह ना तेरी है ना मेरी, यह तो सरकारी है। श्याम को यह सुन गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे से दुश्मनी करने लगे। एक दिन एक ग्राहक वहाँ पर आया। भाई, एक समोसा देना। अरे इधर आओ, समोसे से ज्यादा पकौड़े अच्छे होते हैं। ये लीजिए पकौड़ा। नहीं नहीं, आप समोसे ही लीजिए, ताजा हैं। नहीं नहीं, यहाँ आइए, मैं आपको मुफ्त में एक और पकौड़ा देने को तैयार हूँ। दोनों की लड़ाई सुनकर ग्राहक परेशान हो जाता है। अरे तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे किसी से कुछ नहीं खरीदना। श्याम और रमन की आपस की दुश्मनी देख ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते हैं और किसी की भी बिक्री नहीं होती। काफी दिन ऐसे ही चलता रहता है। यह देख एक दिन रमन का बेटा कहता है, पिताजी पिताजी, आजकल आपके समोसे बिकते नहीं हैं। आपकी और श्याम पकौड़े वाले की लड़ाई में आप दोनों का ही नुकसान हो रहा है। क्यों ना आप दोनों बैठकर आपस में बात कीजिए। अपने बेटे की बात सुन रमन ने श्याम के पास जाकर इस बारे में बात की। अरे श्याम भाई, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों का धंधा बंद हो जाएगा। और रमन, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना हम मिलकर काम करें। और अगले ही दिन दोनों ने अपने दोनों ठेलों को साथ लगाकर उस पे लिखा, रमन समोसा और श्याम पकौड़े वाले की दुकान। इस तरह दोनों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। अब ग्राहक भी खुश और वो दोनों भी खुश। मटन वाला और बिरयानी वाले की लड़ाई। एक गली में रफी की एक मटन की दुकान थी। उसका मटन बहुत ही मशहूर था। लोग दूर दूर से उससे मटन खरीदने आते थे।
रफ़ी की दुकान के सामने एक बिरयानी वाले करीम ने भी दुकान खोली। बिरयानी वाले करीम का उस शहर में बहुत नाम था। उसकी बिरयानी भी बहुत बिकती थी। ये करीम ने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोलकर अच्छा नहीं किया। इससे मेरी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। जब से मैंने अपनी दुकान यहाँ खोली है, ये रफ़ी ने अपना मटन सस्ता कर दिया है। मुझे भी कुछ करना होगा। करीम ने अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, करीम की मशहूर बिरयानी हाफ रेट में। ये कितना चालाक है। मेरे मटन की बिक्री रोकने के लिए ये अपनी बिरयानी के दाम कम कर रहा है। रफ़ी ने भी अपने मटन के साथ फ्री में बिरयानी मसाला बेचना शुरू कर दिया। अब रफ़ी की दुकान का मटन बहुत ज्यादा बिकने लगा। अब मजा आया। अब इसे पता लगेगा मेरी दुकान के आगे काम करने का मजा। मुझे लग रहा है कि रफ़ी को मुझसे कोई दुश्मनी या नाराजगी है। मुझे इस बात का फैसला करना होगा, वरना हम दोनों का ही नुकसान हो सकता है। करीम रफ़ी से मिलने उसकी दुकान पर गया। आइए करीम, आइए, क्या खिदमत करें आपकी? भाई रफ़ी, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। रफ़ी मन ही मन सोचता है, अब ये क्या नया तरीका है मुझे परेशान करने का। क्या हुआ रफ़ी भाई, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि आप अपना धंधा छोड़कर मेरी दुकान पर आए हैं। जरूर कोई खास बात होगी। हाँ हाँ, खास बात है। अरे तो बताइए ना। मैं जानता हूँ आप मेरे यहाँ आकर काम शुरू करने से परेशान हैं, लेकिन अब हो भी क्या सकता है। अरे रफ़ी भाई, वही तो मैं आपसे कहना आया हूँ। आज से मेरे यहाँ बिरयानी के लिए सारा मटन आपकी ही दुकान से जाएगा। कहिए, अब क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं बस ये सोच में पड़ गया हूँ। मैं तो आपको अपना दुश्मन समझ रहा था। अरे नहीं रफ़ी भाई, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम बढ़ाने के लिए आपका काम खराब नहीं कर सकता। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं करीम भाई, ऐसा नहीं है। इस तरह मटन वाला और बिरयानी वाले दोनों में सुलह हो गई। अब वहाँ दोनों को मटन और मटन बिरयानी वाले के नाम से जाना जाने लगा। आलू चिप्स। एक गांव में राजू और सविता नाम के बूढ़े दंपति रहते थे। रोज सुबह सविता गरम गरम आलू के चिप्स बनाती थी। राजू रोज सुबह आलू के चिप्स लेकर स्कूटर पर जाते थे। फिर वो शहर जाकर दुकानों पर चिप्स के पैकेट बेचते थे और जो भी चिप्स के पैकेट बिकते उन्हीं के पैसे लेते थे और बाकी जो चिप्स के पैकेट बचते थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते थे। बाजार जाने के लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल भगवान दास बहुत लालची था। वह अवैध व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। यदि कोई खाने की चीज ले जाता तो उन्हें डरा धमकाकर उससे ले लेता था और बैठकर खाता रहता था। लेकिन वह चेक पोस्ट के चीफ कुलविंदर को इस बारे में पता नहीं चलने देता था। राजू हर रोज की तरह आलू के चिप्स पैकेट लेकर चेक पोस्ट पर जाता है। आज भी ओवरलोड है, चल फाइन निकाल। आलू चिप्स में क्या ओवरलोड, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। तुम रोज ऐसा क्यों करते हो भाई? कितने चिप्स पैकेट चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, तुम बूढ़े आदमी हो इसलिए छोड़ देता हूँ। इतना बोलने के बाद भी वह 4-5 आलू चिप्स के पैकेट उड़ा लेता है। राजू और सावित्री का एक बेटा था पिंटू। पिंटू सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सिनेमा देखता, मजे करता और झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। एक दिन राजू बहुत बीमार हो गया। बेटा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। अब से तुम्हें ही दुकानों पर चिप्स बेचने पड़ेंगे। अगर ढंग से काम नहीं किया तो खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर पिंटू डर गया और उसने अपनी माँ की बात मान ली। फिर दूसरे ही दिन से पिंटू काम में लग गया और शहर जाकर आलू चिप्स बेचने लगा। लगता है बचे हुए चिप्स के पैकेट के पैसे नहीं मिलते,
पर माँ तो पूरा हिसाब मांगती है। बचे हुए चिप्स के पैकेट में बस स्टैंड पर बेचकर कुछ पैसे बना लेता हूँ और पिंटू बस स्टैंड पर जाकर बस में बैठे लोगों को चिप्स के पैकेट बेच देता है और बस स्टैंड पर कमाए हुए पैसे खुद ही रख लेता है। बेटा, क्या तुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए? पिंटू मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है और हर रोज की तरह वो बाकी बचे चिप्स के पैकेट बस स्टैंड पर जाकर बस में बेचता है और उन चिप्स के पैकेट से हुई कमाई से वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है और मजे करता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है जब देखो। इस तरह 15 दिन बीत गए और पिंटू और उसके दोस्त चिप्स के पैकेट इकट्ठे करने लगे ताकि वह उन्हें एक साथ बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कमा सकें। अरे बाप रे, इतने पैकेट इकट्ठे हो गए, अब इन्हें बेचना चाहिए। अरे टेंशन मत ले पिंटू, सुबह ही गांव से निकलकर सब बेच आएंगे। अगले दिन पिंटू और उसका दोस्त चिप्स के पैकेट लेकर उसी चेक पोस्ट से निकले। राजू के चिप्स खाए बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो? इतना ओवरलोड, खोलो खोलो, कितने पैकेट हैं इसमें? और भगवान दास लालच में आकर 10 पैकेट चिप्स खा जाता है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। यह देखकर पिंटू और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। तभी चेक पोस्ट इंचार्ज कुलविंदर वहां आ जाते हैं। सर, अरे सर, मुझे बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे खिलाफ तो पहले ही बहुत शिकायतें हैं भगवान दास, तुझे सस्पेंड करना पड़ेगा और इन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग के केस में अंदर करना पड़ेगा। और पिंटू और उसके दोस्त को जेल हो जाती है। सीख, गलत काम करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये कहानी पानीपत नाम का एक गांव में हुआ। उस गांव में गणेश अपने दोनों बेटियां शीला और माला के साथ रहता था। माला जो छोटी बहन थी, बहुत नादान थी। जब भी उसका पापा गणेश कुछ काम के लिए शहर जाते थे तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। एक दिन गणेश कुछ जरूरी काम पर शहर जा रहा था। तभी माला ने, पापा, आप शहर से आते वक्त मुझे समोसे, भेलपुरी और पानी पूरी भी लाना। जरूर बेटा, मैं सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आप दोनों संभाल के रहना। कुछ जरूरत पड़े तो चाचा के घर चले जाना। ऐसा गणेश को विदा करते हैं। तभी बड़ी बहन शीला ने बोली, काश इस गांव में भी एक पानी पूरी और चाट का ठेला हो तो हम रोज जाकर मजेदार चाट, पानी पूरी खा सकते थे। उस गांव में कोई भी चाट का ठेला नहीं था, लेकिन अचानक मोहन करके एक आदमी एक नया चाट भंडार खोलता है और वह पूरे गांव में ऐलान करता है कि उसके ठेले पर सारे गांव को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाएगा। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या है मोहन भैया, मुफ्त में पानी पूरी और चाट, वो भी सारे गांव को? हाँ हाँ चाचा, मुफ्त में खा लो। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शहर में बहुत कमाया है व्यापार करके, इसीलिए मेरे गांव आकर मुफ्त में सबको पानी पूरी और चाट खिलाने के लिए सोचा है। अरे वाह मोहन, चाट और पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लाजवाब हैं। जल जीरा तो बार बार पीने का मन कर रहा है। ऐसा ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीला और माला भी सुनते हैं। दीदी दीदी, चलो ना, मुफ्त में चाट और पानी पूरी, मजा आएगा। चलो चलो ना, खाते हैं। अरे माला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा शीला माला को भेजकर असली बात पता लगाने के लिए मोहन के ठेले के पास जाती है, लेकिन उसके ठेले के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी शीला देखती है कि मोहन पानीपुरी के जल जीरा में कुछ मिला रहा था और हंसते हंसते ऐसा बोला, पागल लोग, इन बेवकूफ़ों को
पता नहीं है कि इस रसायन को पीने से वो लोग बूढ़े होकर उनका सारा यौवन मुझे मिल जाएगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये सुनकर शीला घबरा जाती है, लेकिन तुरंत सबके सामने आकर जो कुछ भी मोहन ने बोला वो सबको बोलती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। देखो मोहन, अभी के अभी तुमको ये रसायन पीना होगा, नहीं तो सारा गांव मार मार के तुम्हें बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब सारे लोग मारने के लिए आगे बढ़े तभी मोहन उसका रसायन पूरा पी लेता है। तुरंत वह एक बुड्ढे की तरह बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग शीला की बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं। ऐसा शीला ने सारे गांव के लोगों को बुढ़े होने से बचा लेती है।